सो हेलो मेरे प्यारे टीचर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट करता और आज सीडीपी की क्लास 5। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा और लर्निंग डिसेबिलिटीज। सबसे पहले शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा से, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका साफ मतलब होता है बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाना। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। चाहे वो बच्चा किसी भी मानसिक स्तर का हो, सामान्य बच्चा हो या दिव्यांग हो, कुछ भी हो, उसे एक अलग नहीं करना है। उसे एक ही क्लास में पढ़ाना है, एक ही स्कूल में पढ़ाना है बिना भेदभाव के। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी जो भी पाठ्यक्रम हो सब कुछ बच्चे के अनुसार होना चाहिए। सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार बदलना है। हर कुछ बच्चे की सुविधा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। इसका भी मतलब इसी से रिलेटेड है कि हर वो काम, हर वो जरूरत, हर वो पाठ्य वस्तु, सब कुछ बच्चे के जरूरत को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के थ्रू आते हैं और इसमें आपको बस ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पे ध्यान देना है। ये सारे शब्द जिस ऑप्शन में होंगे वो सही आंसर होगा। ये सारे शब्द जिसमें होंगे वो तो 100% गारंटीड आपका रॉन्ग ही आंसर है। पहला है समावेशन, यानी बच्चों को मिलाकर पढ़ाना। एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे सक्रिय होकर अपनी भागीदारी दिखाए पढ़ाई में। डाइवर्स नीड्स, यानी जो अलग-अलग ज़रूरतें हैं, बच्चों की अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखना। रिसोर्सेज, संसाधन को ध्यान में रखना। इक्विटी, यानी समता। यहाँ पे आप 2 टर्म देख रहे हैं, इक्विटी समता और इक्वालिटी समानता। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। इक्वालिटी क्या कहता है कि सभी के लिए बराबर सा करना। जैसे कि हमारी क्लास में एक बच्चा है, एक दिव्यांग है, एक छोटे हाइट का, एक बड़ा हाइट का है। हमने तीनों को इक्वालिटी दिखाई, बराबर लेवल का बेंच दे दिया पढ़ने के लिए। ये हो गया आपका इक्वालिटी। लेकिन समता क्या है कि उनके ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको उनको सीट दिया। यानी जो ज़्यादा लंबा है उसको थोड़ा छोटा सीट दिया, ताकि और जो बिल्कुल छोटा है उसको थोड़ा बड़ा सीट दिया। मतलब कुल मिला के ताकि सारे बच्चे बराबर लेवल पे आ जाए, उनको जो सामने लगा ब्लैक बोर्ड है वो विजिबल है। यानी ज़रूरत के हिसाब से करना इक्विटी है और सबके लिए बराबर करना इक्वालिटी है। अगर आपको कभी एग्ज़ाम में ये दोनों ऑप्शन आ जाए साथ में, तो आपको इक्विटी के साथ जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये ज़रूरत के हिसाब से मदद के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। और अगर ये ना हो तो इक्वालिटी भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। फिर आता है नेगेटिव पे पृथक्करण, अलग करके नहीं पढ़ाना है, लेबलिंग नहीं करने बच्चों की कि तुम कमज़ोर हो, ऐसा कुछ। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, यानी मानकीकृत परीक्षण, किसी भी तरीके से एक स्टैंडर्ड नहीं निर्धारित करना है कि तुम इतना नंबर पा लोगे तभी तुम होशियार हो, इतना नहीं पाए तो तुम मूर्ख हो, या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना ही चाहिए। दूसरा ओनली, कोई भी बच्चे का विकास जो है या कुछ भी हो, वो एक स्तर पे नहीं होना चाहिए कि हम एक मानसिक विकास करेंगे तो संवेगात्मक विकास छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा सर्वांगीण विकास, हमेशा बच्चे के हर पक्ष पे, हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगला टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता। इसमें मैं 9 तरीके की आपको डिसेबिलिटीज़ बताने वाली हूँ और इतने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि दोबारा आप कभी इसको भूले ही ना और एग्ज़ाम में इससे 100% गारंटीड आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, पहला है डिस्लेक्सिया। अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें जो ईशान अवस्थी का कैरेक्टर था, उसको बुक्स पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। वो बिल्कुल अटक-अटक के पढ़ता था। तो ये जो पढ़ने की समस्या है, वर्ड्स, लेटर, सिंबल्स को समझने की समस्या है, उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। उसी मूवी में आपको डिस्ग्राफिया भी देखने को मिला होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चे को वर्ड्स, लेटर समझने में दिक्कत हो रही है, वो पढ़ गलत रहा है, तो वो लिखेगा भी गलत ही। आपने मूवी में देखा होगा कि वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाता था, क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। सिमिलरली पी और क्यू भी उसको एक जैसे लगते थे। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, हैंडराइटिंग गलत करना, और जब हम अक्षरों का अंतर नहीं कर पाते तो गलत लिखते भी हैं। तो जो लिखने से संबंधित है वो ग्राफिया है और डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ग्राफिया आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ग्राफ पेपर पर हम बनाते हैं ना, लिखते हैं, एक तरीके से लिखने का काम करते हैं, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। थर्ड है आपका डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय गणना से रिलेटेड है। नाम में ये कैलकुलिया, कैलकुलेटर, हिंट से आप याद रख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चा नंबरों को याद नहीं कर पाता। अगर उसको पासवर्ड दे दिया जाए कि 7898 ऐसे तुम्हारा पासवर्ड है, तो उसको याद करने में उसको काफ़ी समस्या होगी। पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे कैलकुलिया में आप याद रखिएगा डायरेक्शन का भी इशू होता है। लेफ्ट राइट पहचानने में दिक्कत होती है, या कौन से रास्ते से हम एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुस गए, अब बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है, ये सब चीज़ें रिकॉल करने में, नंबर सीक्वेंस याद करने में, फ्लैट नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसकैलकुलिया में आती है। यहाँ पे बच्चों को इस प्रकार की दिक्कत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला है आपका डिस्मॉर्फिया। ये जो होती है आपकी भ्रम वाली स्थिति होती है, जिसमें जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी एक कमी को इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट कर देता है कि दिन भर आईने में खड़ा रहता है उसको देखते हुए, या उसके बारे में बहुत सोचता है। जैसे एक, और वो जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती भी नहीं है।
एक तो होता है जो आपका एक्चुअली सामने दिख रहा है। ऐसा कोई छोटा-छोटा इश्यू जो इश्यू है भी नहीं। जैसे आपके फेस पे छोटा-सा तिल है, छोटा-सा पिंपल है, आपको लग रहा है अरे सामने वाला यही देख रहा है, सामने वाला मेरे बारे में यही मज़ाक उड़ा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम जो दूसरों को इतनी विज़िबल नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में घंटे-घंटे बैठकर सोच रहे हैं, खुद को आईने में देख रहे हैं। ये एक तरीके की बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, यानी भ्रम वाली स्थिति है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये कैसे याद रखूँ कि डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति। तो देखिए मैंने याद करने का अपना एक हिंट बनाया था कि डिसमॉर्फिया यानी डिसमॉर्फिया। बहुत लोगों को ऐसा गलतफ़हमी है कि मेरे पास एक पिया है। बहुत ही फ़नी साउंड कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम लोग भ्रम में जीते हैं कि मेरे पास भी एक पिया है। तो इस तरीके से आप भ्रम और मॉर्फिया को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तीसरा है आपका डिसफेसिया। इसका हिंट मैंने रखा है यहाँ पर फेसिया, फेस पर बोलना, यानी बोलने से संबंधित है आपका डिसफेसिया। बोलने और भाषा को समझने में कठिनाई। ये वाली जो स्थिति होती है वो ज़्यादातर किसी चोट या बीमारी से होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जिनको पैरालिसिस हो जाता है, आपको उनमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे कि वो अपने मन में तो पूरा सोच लेते हैं कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन वो लोग बोलते समय पानी, पानी बस इतना ही बोल के रह जाते हैं। सोचते बहुत है लेकिन बोलते समय वो उनको शब्द नहीं मिलते, वो समझ नहीं आता उनको कि क्या बोलें, कैसे बोलें। ज़्यादातर ये किसी चोट या बीमारी से ही देखने को मिलता है। अगला है आपका डिस्लेक्सिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके शारीरिक काम में दिक्कत से आती है, जहाँ पे किसी को शू लेस बाँधने में दिक्कत होती है, बटन लगाने में दिक्कत होती है, उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जैसे कि अगर कोई इंसान है, वो चाय छान रहा है, तो उसकी जो चाय है वो हम अक्सर कप से बाहर गिर रही है, उसके आई और हैंड में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जितने बार आप अगर आपसे ये चाय गिर जा रही है, तो आपको फ्रेक्सिया है ही। यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब कि उस अगर और भी तरीके से आपको प्रॉब्लम होती है, सुई धागा वाला प्रॉब्लम हो गया या और भी रोज़मर्रा के कामों में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो वो भी आपका डिस्लेक्सिया के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जो है कोऑर्डिनेशन में आने में दिक्कत होता है। यानी कि अगर हम कोई पेंसिल पकड़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी पकड़ने वाली पेंसिल देखिए हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा दे रहे हैं। हल्का-सा प्रेशर लगाने की बजाय एक्स्ट्रा दम लगा दे रहे हैं, यानी हमारा जो शारीरिक काम है उसमें हमें दिक्कत आ रही है, हमें कोऑर्डिनेशन ही समझ में आ रहा है, हम नॉर्मल से शारीरिक रिलेटेड काम ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये कैसे याद करेंगे कि ये शारीरिक से रिलेटेड है, तो डिस्प्रैक्सिया, प्रैक से प्रैक्टिस वर्ड याद करिए कि प्रैक्टिस कैसे करता है एक इंसान, दौड़-दौड़ के रुक जाता है, प्रैक्टिस करता है। तो दौड़ना एक शारीरिक काम है, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है डिस्थाइमिया, इसको मैंने हिंदी से करके लिखा है कि डिस्थाइमिया, थ और थ और त के कॉम्बिनेशन में मैंने याद रखा है कि थाइमिया तनाव से रिलेटेड है, यानी डिप्रेशन से रिलेटेड है। याद रखिएगा ये एक नॉर्मल डिप्रेशन की तरह नहीं होता, ये एक सीवियर डिप्रेशन नहीं होता, ये एक नॉर्मल सा डिप्रेशन है। सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी जिस फ़ेज़ के बारे में परेशान होता है ना, उसके बाद वो कुछ सोच ही नहीं पाता। वो अपने सारे काम छोड़ देता है, वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में बैठा रह जाता है, उससे कुछ नहीं हो पाता। लेकिन डिस्थैमिया के अंदर व्यक्ति जो होता है, वो अंदर से खालीपन महसूस करता है, लेकिन अपने रोज़ के सारे काम करता है, ऑफ़िस जाना, काम करना, झाड़ू-पोछा, बर्तन, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी-चाकरी सब करता है। लेकिन वो अंदर से तनाव फ़ील कर रहा है। तो ये एक सीवियर डिप्रेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सा डिप्रेशन के अंदर आता है। दूसरा आपका आता है एडीएचडी, जो कि है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी यहाँ पे अटेंशन की कमी होती है और जो बच्चा होता है, जो इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। आपने कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनको बोल दो कि शोर मत करो, बस 5 मिनट शांत बैठ जाओ, बट वो 5 मिनट भी शांत से नहीं बैठ रहे। हर छोटी-छोटी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फट से उठ जा रहे हैं, ऐसे जाता हुआ ऐसा कौवा देख रहे हैं तो उठ के चले जा रहे हैं। उनको हर छोटी-छोटी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। आपका लास्ट है ऑटिज़्म, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल आया ही आया है। इसके अलावा मैंने 1-2 ठो और जो है उस पर रेड टिक किया है, तो उनसे मैंने सवाल देखे इसलिए मैंने उस पर रेड टिक किया। आपका ऑटिज़्म जो है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं तो कहूँगी बिल्कुल इनको डाई हार्ड कर लीजिए क्योंकि ये आता ही है। ऑटिज़्म के अंदर एक व्यक्ति जो होता है वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है। अगर आपने तारे ज़मीन पर से वो दोनों याद किया तो इसे आप सितारे ज़मीन पर मूवी से याद कर लीजिए क्योंकि उसमें ऑटिज़्म से रिलेटेड ही मैक्स बच्चे रहते हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, जो आई गेस बास्केटबॉल खेलते हैं। तो वहाँ पे उनका रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही काम को वो बार-बार करते हैं, बार-बार बोलते हैं। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, इसके अलावा वो किसी एक क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक अपने गोल में, एक काम में बहुत स्मार्ट भी होते हैं। अगर आपने वो सितारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो वो बच्चा ऑटिज़्म से सफ़र कर रहा था, लेकिन फिर भी बास्केटबॉल गेम के रिलेटेड उसका बहुत ही तगड़ा एक्सीलेंस था, फ़ोकस था। तो एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल। दूसरा, डिफ़िकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को दोस्ती बनाने में बहुत दिक्कत होती है। समाज में वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है, वो बात नहीं कर पाते, वो खुद में ही घुले-मिले रहते हैं।
तो ऐसे इन चारों पॉइंट से एक एक बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा डिसेबिलिटी है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसमें दोस्त नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी किसी स्पेसिफिक डिटेल में काफ़ी अटेंटिव रहता है और एक ही व्यवहार को बार बार करता है। तो ये सब आपका ऑटिज्म के अंदर आता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो गया हो। मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, इमेज डाल दूंगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।